तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सामाजिक न्याय के बारे में। सामाजिक न्याय, समाज का कल्याण, ये सारी चीज इसमें बढ़ेंगे। तो सबसे पहला ये चीज है कि जो सामाजिक न्याय है उसकी अवधारणा क्या है, उसको किस तरह से समझेंगे, क्या कहती है अवधारणा सामाजिक न्याय की, इसका कंसेप्चुअल या इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, आखिर क्या जरूरत है इसकी सामाजिक न्याय की, इससे जुड़े हुए सवाल कि ऐसा क्यों, या किसी विशेष के लिए, विशेष वर्ग के लिए, व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए क्यों उचित प्रबंध किए गए हैं, उनसे जुड़े सवाल, तो सारे चीज जो है डिस्कस करेंगे इस सामाजिक न्याय के स्तर पे। जैसे पहला टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो सामाजिक न्याय का अवधारणात्मक विवेचन। सामाजिक न्याय का अवधारणात्मक विवेचन, कंसेप्चुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ सोशल जस्टिस। ये टॉपिक रहेगा, आके इसकी जो अवधारणा है उसको समझ लेंगे। तो समझने से पहले थोड़ा हम जो है पॉलिटिक्स की ओर जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा और रिवीजन तो किया ही होगा, हम लोग रिवीजन करते हैं बराबर। जो अधिकारों की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, तो राइट्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से? सकारात्मक और नकारात्मक, पढ़ाए थे। हाँ। सकारात्मक अधिकार, पॉजिटिव राइट्स, और वहीं दूसरा नकारात्मक अधिकार, नेगेटिव राइट्स। ये आपने पढ़े हैं, कोई ऐसा बच्चा है जो बताएगा कि डिफाइन कर देगा? ज्यादा नहीं, सिंगल एक लाइन में कि सर ये होता है सकारात्मक अधिकार, ये नकारात्मक अधिकार है। कोई एक दूसरे से बातें करने से कुछ नहीं होगा, बताना है। चलो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सकारात्मक अधिकार की बात कर लेंगे। देखिए, सकारात्मक अधिकार को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि वह अधिकार जो ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य का आचरण किस प्रकार होगा, राज्य का आचरण किस प्रकार होगा। आप ये कह सकते हैं कि राज्य किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा। राज्य किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा। यहाँ राज्य से मतलब है पूरी सरकार से, सरकार को लेकर के। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मतलब सकारात्मक अधिकारों में राज्य जो एक सकारात्मक भूमिका में आता है, जिसमें मतलब एक वाक्य होते हैं ना कि इसमें नहीं लगा तो वो नकारात्मक, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस,
और इसमें नहीं नहीं लगा तो वो सकारात्मक। तो सेंटेंस को बड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे फिर से बता रहा हूं कि जो सकारात्मक अधिकार है उसकी व्याख्या में हम ये देखेंगे कि राज्य का आचरण किस प्रकार का होगा अथवा राज्य किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगा। इसे नहीं का जिक्र हुआ कहीं? कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, ये सकारात्मक अधिकार मतलब राज्य जो है किन किन क्षेत्रों में इंटरफेयर करेगा, वो हो जाएगा हमारा सकारात्मक अधिकार। वही नकारात्मक अधिकार की बात कर लें तो राज्य का आचरण किस प्रकार का नहीं होगा, राज्य का आचरण किस प्रकार का नहीं होगा, या वह किस क्षेत्र या वह क्षेत्र जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इनके एग्जाम्पल से समझ लेंगे। एक तो सकारात्मक अधिकार जिसमें ये कह रहा है कि राज्य किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगा। नकारात्मक अधिकार उसमें ये स्पष्ट कह रहा है कि राज्य किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझ लेंगे। थोड़ा इसको लिखने का प्रयास करेंगे। आप इसकी परिभाषा डेफिनेशन की ही बात कर लो। ठीक है, तो सकारात्मक अधिकार मतलब वह अधिकार, इसी में आप लिख सकते हैं ऐसे बना के, इधर भी ऐसे कॉलम बना लेंगे। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे इसमें क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कवर हुआ था। वह अधिकार जो यह सुनिश्चित करेगा कि सुनिश्चित करेगा कि राज्य का आचरण कैसा होगा। राज्य का आचरण कैसा होगा या किस प्रकार होगा। ठीक है, किस प्रकार होगा ये सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, किस प्रकार होगा। राज्य का आचरण किस प्रकार होगा अथवा राज्य किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा, अथवा राज्य किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगा। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, उसमें देखें कि वास्तव में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल को लेते हैं हम खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी का। जैसे खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। दूसरा सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा की बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। आखिर खाद्य सुरक्षा को लेकर के सरकार या राज्य इतने गंभीर क्यों रहते हैं? क्या खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है? क्या हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को उसके शारीरिक इच्छा के अनुसार या उसकी क्षमता के अनुसार उस व्यक्ति को खाना मिलना चाहिए? अगर मान लीजिए एक देश में हर रोज लाखों की संख्या में बच्चे भूख से मर जा रहे हैं, व्यक्ति भूख से मर जा रहे हैं,
तो क्या आप उस राज्य को, उस देश को विकसित मानेंगे? उन्नत श्रेणी की कैटेगरी में रखेंगे? उन्नत श्रेणी में तो नहीं रखेंगे ना उसको। तो सरकार का, राज्य का दायित्व बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना। जैसे कुछ समुदाय, कुछ व्यक्ति इतने गरीब हैं और शारीरिक रूप से अक्षम, वो चाहकर भी अपने लिए खाद्य सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए शारीरिक रूप से अक्षम की बात करें, एक छोटा बच्चा है 5 साल का। अब 5 साल का बच्चा तो मेहनत करके, कमा करके नहीं ला सकता। 2 साल का बच्चा, 3 साल का, 4, 5 साल का, और डिपेंड है दूसरे पर। और मान लीजिए उसके माँ बाप वो खुद इतने गरीब हैं कि वो अपना ही पेट मतलब पाल रहे हैं, पाल सकते हैं, बस जी रहे हैं। कभी मिल रहा है तो मिल रहा, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा खाना। ऐसे में पूरी संभावना है कि बच्चा कुपोषण का शिकार होगा। हो सकता है कि बीमार पड़ जाए और उसकी मृत्यु भी हो जाए। और बच्चा ही क्यों, हो सकता है कि पूरा परिवार भी इस भुखमरी का शिकार हो जाए। तो क्या ऐसे में राज्य को, अपने देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकार यही छोड़ दे कि जाइए आप भुखमरी से मरिए? ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे में क्या है, सरकार यह सुनिश्चित करती है, राज्य सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए, खाद्य सुरक्षा उनको दी जाए। कम से कम इतना जो है उनके पास अनाज हो कि वो व्यक्ति या वो समुदाय, वो वर्ग कम से कम भूखा ना मरे। इसलिए सरकार ने जो है, आपने देखा होगा जब कोरोना का शुरू हुआ तो सरकार ने विशेषकर जो है खाद्य सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया। क्योंकि जब कोरोना टाइम आया, लोग जो सारे फैक्ट्रियां, कारखाने, दफ्तर ये बंद हो गए। लोग अपने घरों से काम कर रहे थे। लोग के न जाने कितने ऐसे मजदूर थे, श्रमिक थे जिनका रोजगार छिन गया था, जिनकी मजदूरी छिन गई थी। अब वो क्या करें जब उनके पास रोजगार नहीं है, मजदूरी नहीं कर रहे, पैसा नहीं, तो खाएंगे क्या? तो सरकार ने उनके लिए तरह तरह से योजनाएं चलाई। उनको राशन, भोजन वितरण किया गया, दाल चावल मुफ्त में बांटी गई। जैसे आजकल उसका विस्तार कर दिया गया और प्रत्येक यूनिट पे 5-5 किलो राशन दिया जा रहा है। अगर सरकार हाथ खड़े करे, नहीं भाई अपना आप देखो, कोरोना लगो या चाहे कोरोना लगो, अपना आप कीजिए, अपना आप काम करिए, और पुलिस बाहर खड़ी है कि तुम निकल कर देखो, वो अपना फर्ज निभा रही है। ऐसे में क्या होगा, कुछ ही दिन में जो हालात ऐसे हो जाएंगे कि जहां कभी व्यक्ति रहते थे वहां लाशें मिलेंगी, भूख से मर जाएंगे। और सबसे ज्यादा इसकी चपेट में वो बच्चे, बूढ़े और फिर धीरे धीरे महिलाएं और पुरुष, ये सभी आ जाएंगे। ऐसे में अराजकता फैलेगी कि नहीं, अशांति। ऐसे में अराजकता, अशांति, आंतरिक सुरक्षा, दंगे, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। कुल मिला के आप उस राज्य में शांति बहाल नहीं कर सकते। और कोई भी राज्य, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि किसी भी मुद्दे को लेकर के उसके राज्य में अशांति का माहौल बने। इसलिए क्या है, राज्य इसमें हस्तक्षेप करता है और करेगा कि कम से कम कोई एक व्यक्ति, कोई एक बच्चा जो है इस भुखमरी का शिकार ना हो। हालांकि एक डाटा के अनुसार जो है हर साल 53 लाख बच्चे जो है भारत में भुखमरी से मरते हैं। 53 लाख बच्चे। और हम बोलते हैं कि
हमारा देश महान है। देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग क्या है, शादी में जा रहे हैं, फिर का खाना मिल रहा है एकदम आधा मुंह में, आधा प्लेट में, आधा नीचे, ठूस ठूस के खा लिए, ओवरडोज ले लिए, भर लिए एकदम पूरा प्लेट। अच्छा लगा तो ठीक है, ना लगा तो पूरी की पूरी प्लेट जो है गिरा दिए। न जाने कितना खाना बर्बाद होता है। आप होटलों पे जाइए, वहां देखिए बहुत खाना बर्बाद होता है। और कभी ये सोच के देखिए कि ऐसे व्यक्ति भी हैं हमारे देश में जिनको जो खाना फेंक रहे हैं वो उनके लिए एक जीवनदायिनी का काम करता है, एक वरदान का काम करता है। आपने अक्सर ऐसे कई वीडियो भी देखे होंगे, अगर आपके सामने ऐसी घटना नहीं हो तो वीडियो के माध्यम से दिखाया भी जाता है, दिखाते हैं कि एक व्यक्ति खाना फेंक रहा होता है कचरे में, और वही एक गरीब व्यक्ति आता है, वही कचरे में फेंका हुआ खाना उठाता है, वो खुद जो है खुद भी खाता है, अपने बच्चों को भी खिलाता है। और इसका दृश्य देखना हो तो आप उड़ीसा में चले जाइए। उड़ीसा का जो KVK रीजन है, वहां आप देखेंगे KVK रीजन क्षेत्र जो है ये उड़ीसा का, कल बताया था ये सबसे गरीब क्षेत्र है। KVK मतलब कालाहांडी, बोलागिरी और कोरापुट। कालाहांडी, बोरागिरी और कोरापुट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ओडिशा के, सबसे पिछड़े गरीब जिले हैं ओडिशा के। यहाँ पर इतनी गरीबी है कि बच्चे, बुजुर्ग, मतलब अपनी जो एक प्राकृतिक मृत्यु होती है वहां तक या उस आयु तक जी ही नहीं पाते हैं, वो पहले ही जो है मर जाते हैं भूखमरी के कारण, भूख के कारण। उनको भोजन ही नहीं मिलता है। उनके लिए खाद्य सुरक्षा का जो मुद्दा है, खाद्य सुरक्षा की जो सुविधा है वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है। हालांकि इसके लिए सरकार जो है इन क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है। इन क्षेत्रों में सरकार वेलफेयर स्कीम्स भी चला रही है खासकर इनके लिए, और विशेष प्रावधान है। हालांकि भारत सरकार पूरे देश में जो है खाद्य सुरक्षा को लेकर के नई नई स्कीमें या उन्हीं में संशोधन करके उनका विस्तार करके ऐसे व्यक्ति, ऐसे समुदाय, ऐसे वर्गों तक जिनको वास्तव में इस खाद्य सुरक्षा की जरूरत है। देखिए कहीं कहीं ऐसा है, अपना नेचर ऐसा होता है कुछ व्यक्ति का, कुछ सोसाइटी ऐसी होती है। जैसे एक बार मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मैं IIT का नाम नहीं लूंगा, कौन IIT थी वो, मतलब टॉप मोस्ट इंडिया की IIT, ठीक है। मैं वहां गया, वहां मैं रुका 1 हफ्ता। वहां की जो मेस का खाना A1 क्लास था, जो एक आम नागरिक डेली उस खाने को नहीं खा सकता, मतलब उतना एफर्ट नहीं कर सकता, इतना पैसा उसके पास नहीं होता कि इतना महंगा खाना, इतना अच्छा खाना वो खा ले। और सुबह में ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर उसके बाद में 4 बजे टी, स्नैक्स, उसके बाद जो है डिनर, और फिर डिनर के बाद अपना सोते टाइम एक बार और, पूरी प्रक्रिया एकदम, और बहुत उम्दा भोजन, अच्छा भोजन, जो एक आम नागरिक की बस की बात नहीं कि वो डेली के डेली इतना अच्छा और महंगा भोजन कर ले।
तो मैंने वहां जाके देखा, मैंने कहा अरे वाह इतना बढ़िया 56 भोग लगा है ये तो खाना खाए खुश हो गया। और पता चला शाम के टाइम जब हम टहलने के लिए निकले, पता चला कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, बच्चे खूब धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने कि ये धरना प्रदर्शन क्यों, मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं, बच्चा पूरा हॉस्टल या घेरे पड़े हैं? तो कहने लगे खाने के लिए, उनको ये खाना पसंद नहीं आ रहा है। हमने कहा फिर क्या चाह रहे हैं इससे अच्छा और क्या हो सकता है? रसगुल्ले आपको मिल रहे हैं, आपकी पसंद वेज नॉन वेज सारा मिल रहा है आपको, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बढ़िया खाना। ऐसे लोग हैं जिनको ये छोड़िए सड़ा भूसा खाना तक नहीं मिल पाता, मतलब उनको पता नहीं, जो अगर आप फेंक दोगे वो भी खा लेंगे जो आप फेंकते हैं। तो कहने लगे उनको पिज्जा बर्गर ये सब चीज पसंद है। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ निम्न वर्ग को ही या मध्य वर्ग, निम्न वर्ग को तो बहुत इस चीज की जरूरत है, भाई मध्य वर्ग हो या उच्च वर्ग हो या सुपर क्लास हो, सबको अपने अपने कर्तव्यों का पता होना चाहिए। एक वही श्रेणी जो ऐसे खाने को नकार रही है कि नहीं ये हमें पसंद नहीं है, जिसके लिए एक आप एक तरह जाता है उस खाने को खाने के लिए, वो बड़ी मेहनत करता है दिन रात और पैसे जुटाता है और फिर कहता है चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, होटल में चलते हैं। तो देखिए एक सिस्टम है, एक बेहतर उम्दा खाना उसको कोई व्यक्ति रिजेक्ट कर रहा है, जिसके लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो एक सपना भर है। ऐसे ही हम अपने अगर मध्य वर्ग परिवार या अपने, अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपके घर में जो बच गया खाना होता है एक टाइम के ऊपर का, तो उस खाने को आपके घर के खासकर जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उस खाने को हम देखते हैं कि कोई अगर मांगने वाला आया या कोई बुजुर्ग आया आपके घर पे, दरवाजा खड़काया कि कुछ जो है अपना दे दीजिए पैसा, पैसा से नहीं खाने के लिए है, जिस खाने को आप नहीं खा सकते वो आप दूसरे को दे देते हैं। तो खाना लेकर के शिकायत नहीं करता आपसे, वो आपसे ये नहीं कहता कि खाना बेकार है मुझे क्यों दे रहे हैं, उसको सूझता ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आता, उसको सिर्फ समझ ही आता है कि खाना है ये मिल जाएगा, पेट के अंदर जाएगा तो भूख समाप्त हो जाएगी। लंदन की एक लैब ने अध्ययन किया, शोध किया, उसमें बताया गया कि जब व्यक्ति भूखा रहता है तो उसको ज्यादा क्रोध आता है, झुंझलाहट होती है उसको। आप कहीं भूखे रहे हैं, आपके साथ हुआ ऐसा? कितने बच्चों के साथ हुआ है ऐसा कि भूखे रहे कि मतलब गुस्सा आता है, बाकी के साथ नहीं हुआ? अभी आप लोग कहीं हाँ हाँ हुआ है। ऐसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़े, स्कूल में सभी लोग पढ़े हैं ना, स्कूल में या सीधे डायरेक्ट पैसा देके रिश्वत देके डिग्री मार्कशीट खरीद के, डिग्री नहीं। आप स्कूल में पढ़े, सुबह 7 बजे निकले और 2 बजे छुट्टी हो रही है, आप 3 किलो के 5 किलो का बैग आपने टांग रखा, बैग टांग के आप गिर गिर जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं, 2 बजे भरी दोपहरी में आपको दिख रहा है सिर्फ जैसे स्कूल से छूटे घर दिख रहा है, जैसे आप जेल से छूटे। ऐसा अनुभव सबके साथ होता है। जैसे स्कूल की बेल बजी और तुरंत अपने, अगर गाड़ी है स्कूल बस है तो उसमें एकदम बैठ गए, बस घर पहुंचा दे, खाना खाना है। घर पे आके बैग उधर फेंक के मारा, ड्रेस उधर, जूते उधर, मम्मी खाना लगाओ। मम्मी काम में भी ये थी, आपने मतलब किसी ऐसे महत्वपूर्ण काम में थी, भाई दवाई लेने गई है या कुछ काम कर रही थी, तो थोड़ा खाने में लेट हो रहा है बस, हमने कहा बेटा 5 मिनट लगेंगे बस खाना तैयार है, आप बैठो। आप टेबल पे बैठने के बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, थालियां बजाने लगे, बर्तन फोड़ने लगे, मम्मी को उल्टा सीधा बोलने लगे कि आपसे करती क्या हो पूरा दिन, खाना तैयार नहीं होता है।
एकदम तिलमिला गए, मतलब आपसे सब्र नहीं हो रहा है, आपको गुस्सा आने लगा है। तो ऐसा तो हुआ होगा ना, कई बार हुआ होगा, एक बार नहीं कई बार हुआ होगा। सारा गुस्सा जो है मम्मी पे निकाल दिया कि आप करती क्या हो पूरा दिन, आपसे खाना तक तैयार नहीं हो रहा है। तो यही चीजें, एक व्यक्ति जब भूखा रहता है तो उसका एहसास ये नहीं होता कि वो अच्छा है बुरा है, वो जस्टिफाई कर ही नहीं पाता क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है। उसको सिर्फ एक चीज दिख रही होती है कि भूख जो कैसे शांत हो, भूख शांत हो जाएगी तब जो है थॉट्स आएंगे, तब अच्छा बुरा ये चीजें की जाएगी। जिसको आपने खाना दिया वो खाना खाए, बोले जाते हैं कि खाना खाने के बाद आपका आशीर्वाद तो देगा। खाना खाया, उसकी भूख मिटी, आपको याद करेगा, वो बोला था कि दुआएं दे रहा। तो राज्य का फर्ज है, ये राज्य का अधिकार है कि वह किस तरह का आचरण करेगा और किन किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगा। क्षेत्र की बात करें तो खाद्य सुरक्षा, दूसरा सामाजिक सुरक्षा। आपने वोट दिया, आपने अपना मताधिकार जो आपको मिला, आपने अपना वोट दे दिया, उससे आपने राज्य सरकार चुनी। अब सोच के देखिए कि आपको सिर्फ खाना खाना मिले उससे सारे काम हो जाएंगे अपनी लाइफ के, या खाद्य सुरक्षा के अलावा भी और सारे और जरूरतें हैं एक व्यक्ति की। जैसे आपको खाना मिल रहा है, आपको फ्री में खाना दिया जाएगा, सरकार ने अपने गोदाम खोल दिए कि सबको जो है राशन मिलेगा, फ्री मिलेगा, एकदम फ्री। मगर कोई भी व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, कोई रोजगार नहीं मिलेगा, कोई शिक्षा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई अवसंरचना नहीं। तो क्या उस राज्य में रहने वाले, उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति सफल होंगे? ऐसे में क्या वह देश उन्नति की ओर बढ़ेगा, विकास करेगा? नहीं करेगा। आप पता है किस श्रेणी में चले जाएंगे? जैसे जिसके पास शिक्षा नहीं होती है, रोजगार नहीं होता है, फ्री का खाए जा रहा है, तब भैंसा भैंसिया आप निहार डाल दीजिए, खाए जाएंगे, ना भी डालेंगे चरते जाएंगे। तो भैंस ने कहा कि रोजगार दो भैया, बैंक में नौकरी दिलाओ, मैं कलेक्टर साहिबा बनूंगी नहीं कहा ना। ऐसे इंसान से जानवर की श्रेणी में आ जाओगे। कुछ चीजें हैं ऐसी जो डिफरेंस करती हैं इंसान और जानवर का। हम कैसे इंसान कहे जाएंगे, वरना तो मानव भी क्या है, जानवर ही है। कुछ चीजें ही होते हैं, कुछ फैक्टर ही तो हैं जो अलग करते हैं, कुछ विशेषताएं, कुछ गुण हैं जो अलग करते हैं इंसान को जानवर से। सोचने समझने की शक्ति क्या जानवरों के अंदर है? डिसीजन लेने की शक्ति इंसान के पास है, अच्छा बुरा विवेक बुद्धि से काम लेना। ऐसे में एक व्यक्ति को सिर्फ ये नहीं कि जीवन वो जी रहा है उसको सिर्फ खाना ही दे दिया जाए, उसको जीवन जीना है तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उस व्यक्ति को रोजगार भी दिया जाए, शिक्षा भी दिया जाए, और अगर उस व्यक्ति के साथ समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था की जाए, कानून भी हो उसके लिए, विधि हो उसके लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हो उसके लिए, और उसकी सुरक्षा भी हो। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि उस समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा का होना बहुत जरूरी है। अब सोच के देखिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको फ्री का खाना मिल रहा है, आपको रोजगार नहीं है, आपको सरकार रोजगार ना दे, आप कहेंगे कि रोजगार नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप यूं ही रहिए।
तो विद्रोह होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सरकार ये कह दे कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, आपको खाना मिल रहा है ना, अंत में क्या आपको खाना ही तो खाना है, पेटी भरना इसके लिए तो कर रहे हैं, तो आपको हम खाना दे रहे हैं पर शिक्षा नहीं देंगे, पढ़ाएंगे नहीं। तो ऐसे में विद्रोह होगा, दंगे हो जाएंगे। सरकार ये कहे कि ठीक है हम आपको खाना देंगे, अगर आप बीमार पड़ते हैं हम आपको अस्पताल की सुविधा नहीं देंगे, मेडिकल की सुविधा नहीं देंगे, आप अपने परंपरागत ज्ञान को लेके आइए, नीम धतूरा भांग ये सब खाइए, उसी से अपना जीवित रहिए, एंजॉय कीजिए। सोच के देखिए कि आज के टाइम में भी आपने देखा होगा जब कोरोना अपने चरम स्तर पे था, तब आप देखोगे ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी कि मरीजों के परिजन कुछ कर नहीं पा रहे थे सिवाय मरीज को तड़पता देख, मरते देख। ऐसे में सवाल ये उठा था कि सरकार कर क्या रही है, और ऐसे में सरकार अगर शांत बैठ जाए कि भैया ठीक है अब हमारे बस की बात नहीं है, आप करो, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो ऐसे में विद्रोह होगा कि नहीं? अस्पताल, सार्वजनिक प्रतिष्ठान, हो सकता है इन सबको तबाह कर दिया जाए, पब्लिक इनमें तोड़फोड़ मचा दे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना, राज्य के द्वारा हस्तक्षेप करना। तो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार, राज्य हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में राज्य सरकार हस्तक्षेप करते हैं तो वह कैसे अधिकार हैं? सकारात्मक अधिकार हैं। ठीक, अब बात कर लेंगे नकारात्मक अधिकार की। तो ठीक, इसका रिवर्स कर लेंगे। वह अधिकार जो यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य का आचरण किस प्रकार का नहीं होगा, किस प्रकार का नहीं होगा, अथवा राज्य किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। कैसे एग्जाम्पल है कोई आपके पास? जैसे इसका एक एग्जाम्पल है राइट टू फूड, भोजन का अधिकार। अब अंतर समझना, राइट टू फूड, भोजन का अधिकार। राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, यहां हमने लिखा था खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। इसका लक्ष्य ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को हम भोजन उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है। सरकार द्वारा, राज्य द्वारा उसके भूभाग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, उस सरकार के अधीन रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध कराना उसका अधिकार है, फर्ज है। ये किस में आ रहा था? खाद्य सुरक्षा में। अब यहां बात कर रहे हैं भोजन का अधिकार। भोजन का अधिकार जैसे मतलब शिक्षा का अधिकार की बात करें तो शिक्षा का अधिकार आपको मिला तो आप क्या करते हैं? जब आपको शिक्षा का अधिकार मिलता है तब आप क्या करते हैं? आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। भोजन का अधिकार मिल रहा है तो इसका मतलब आप भोजन करेंगे। ठीक है, चलो
यहाँ पे ये कहता है अगर हम इस पे भोजन के अधिकार में इंटरफेयर करने लगे, मतलब हस्तक्षेप करने लगे, मतलब आप तो कह रहे हैं खाना खाएंगे, ठीक है, आपने खाना खा लिया, तो ये नॉर्मल है कि चलो आपने खाना की इच्छा हुई, आपने खाना खा लिया। अब आपने खाना खा लिया, सरकार कहे कि नहीं, अब हम कह रहे हैं आप खाना खाइए, अरे सर अभी तो खाना खाया है, नहीं खाना पड़ेगा। आप कहोगे अभी तो खाना खाया, नहीं खाओगे, ये अधिकार है, आपको खाना पड़ेगा, राइट टू फूड है। जैसे आप पढ़ते हो, पढ़िए, खाना हम दे रहे हैं, आप खाइए, जब हमने फूड सिक्योरिटी कर दिया आप खाइए, आपको खाना पड़ेगा। अगर इच्छा नहीं, इच्छा की बात नहीं चलेगी, हाँ खाइए, आपका अधिकार है, तो बवाल हो जाएगा कि नहीं? जबरदस्ती से खिला रहे हैं, खिला के मार देंगे ऐसे तो। इसलिए भोजन के अधिकार में स्पष्ट कह रहा है कि चलो ऐसे जो है इन क्षेत्रों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका मतलब भोजन के अधिकार, राइट टू फूड में मतलब भोजन करने का अधिकार शामिल है। इसका मतलब ये भी है कि भोजन ना करने का अधिकार भी इसमें शामिल है। समझ रहे बात को? भोजन ना करने का अधिकार भी शामिल है, और एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, उसको भूख लगी तो खाना खा रहा है, नहीं लगी तो नहीं खाएगा। अब आप कहने खाना खाना है, इस अधिकार का दुरुपयोग कौन करता है? आपकी मम्मी। अगर छोटे नन्हे मुन्ने थे ना, अगर दूध नहीं पीना है, नहीं पिएगा, पी, खाना नहीं खाना, रोटी नहीं खाऊंगा, नहीं खाएगा। ले आजकल तो जो है आपने खूब मीम से देखे होंगे, एक बच्चा दूध नहीं पी रहा है, ये मम्मी जो है बड़ी परेशान हो गई, एक कम वक्त जो है न खाता न पीता कुछ नहीं, तो टेडी बियर लेके आई, मिल्क से बोतल सामने रखी, पीगा कि नहीं पीगा, नहीं पीगा, तो इधर देख नमूना, उसको धो दिया अच्छे से टेडी बियर को। वो समझ गया कि राज्य जो है आक्रामक नीति पे आ गया अपनी। तो ऐसे वो बात अलग है, वो मामला अलग है, वो वहां करना पड़ेगा, वो वहां करना पड़ेगा, पर यहां तो नहीं ना। अब तो आप जानते कि आपको भूख कब लग रही है, कब आपको खाना है, कब नहीं खाना है, समझे? ऐसे में राज्य अगर हस्तक्षेप करे तो बवाल उठ जाएगा, हंगामा हो जाएगा। ये सरकार मोदी जी ने कह दिया कि अब जो है प्रत्येक व्यक्ति, जिस तरह से भैंस जो है 12-12 घंटे 18-18 घंटे अपना निहार चरती है, खाती है, इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति 18 घंटे भोजन करेगा लगातार। तो निपट जाओगे कि नहीं? जल्दी निपट जाओगे। कहाँ रखोगे उस खाने को? तो यही चीज है राइट टू फूड। इसका एग्जाम्पल है, इसमें ये कहता है कि राज्य किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। अब दोनों को जोड़ के देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी बड़ा दायरा है या राइट टू फूड बड़ा दायरा है, कौन किसके अंदर आता है, उसको देख लेते हैं। तो एक वेन डायग्राम की हेल्प से समझ लेंगे, ठीक है? एक ये है और ये इसके अंदर है, ठीक है? आप लोग गोल बना लेना, गोल अच्छी गोल बने, ठीक है? तो छोटा वाला क्या लिखूं? खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, और ये भोजन का अधिकार। देखिए सबसे पहले क्या है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। सबके पास खाने के लिए अनाज है, राशन है, उसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा कि मतलब राइट टू फूड। सबसे पहले जरूरी क्या है, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। उसके बाद दायरा बड़ा होगा कि आप भोजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। आपकी खाने की इच्छा तो आप खा रहे हैं, नहीं इच्छा तो नहीं खा रहे हैं, ठीक है?
तो खाने की इच्छा है या नहीं है, ये एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, उसका व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत मर्जी होनी चाहिए, या ये भी राज्य पे डिपेंड होना चाहिए, राज्य का अधिकार, ये उसका व्यक्तिगत होना चाहिए। ठीक है, इसमें राज्य हस्तक्षेप करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो जहां राज्य हस्तक्षेप नहीं करा इन क्षेत्रों में, तो वो कैसे अधिकार हो जाएंगे? नकारात्मक अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक और इसमें राइट टू फेयर ट्रायल, मतलब उचित तरीके से न्याय मिलने का अधिकार, उचित तरीके से न्याय मिलने का अधिकार। तो सबको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जैसे इसमें क्या है, इसको डिटेल में और पढ़ लेंगे। इसको डिटेल में जब हम उन वंचित वर्ग और वनरेबल सेक्शन की बात करेंगे, तो उसमें इस राइट को अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि राइट कौन कौन से होते हैं। इनको भी इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे हम जो है सोशल जस्टिस को पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय को पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देख लेते हैं इन दोनों को, दोनों अधिकारों से ही हम ये निकालते हैं कि आखिर ये जो सामाजिक न्याय है, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, क्या कहता है, क्या इसकी अवधारणा है। तो आप ये कह सकते हैं जो सामाजिक न्याय है वो सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों की पृष्ठभूमि है। जो सामाजिक न्याय है, देखिए सामाजिक न्याय, अगर सरकार ये जबरदस्ती कहने लगे कि नहीं आपको खाना खाना ही है, तो आपके साथ न्याय हो रहा है? नहीं हो रहा है। सरकार ये कहने लगे हम शिक्षा नहीं देंगे, तो आपके साथ न्याय है? नहीं, ऐसा सर न्याय है। सरकार ये कह दे कि नहीं हम जो है खाद्य सुरक्षा पे ध्यान नहीं देंगे, ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो क्या आपको न्याय मिला? नहीं मिला। तो आप एक चीज ये इनसे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सामाजिक न्याय दरअसल वो सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों की एक पृष्ठभूमि है, जिससे क्या होता है, इससे समाज के या उस समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, या सर्वांगीण विकास को निर्धारित करता हो। ऐसे में आप देखोगे उस समाज के जो सर्वांगीण विकास की अवधारणा है, उसमें सफलता तभी मिल सकती है जब उसमें भेदभाव या पूर्वाग्रह की कोई जगह ना हो, कोई स्थान ना हो। अगर हम भेदभाव करें कि इस व्यक्ति को जो है, भाई कोई गरीब व्यक्ति है, दवा कुचला वर्ग का है, अब मैं कहना नहीं ये बढ़िया कपड़े पहन के नहीं आया, हम इसको जो है अपने दफ्तर में नहीं आने देंगे, इसको राशन नहीं मिलेगा जब तक अच्छे कपड़े पहन के नहीं आएगा। या किसी परिवार में मान लीजिए अगर सरकार ने ये कह दिया कि हम हर एक घर को, ध्यान सुनना, हम हर एक घर को 5 किलो अनाज देंगे, और एक घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या 5 है और एक घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या 3 है, एक घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या 2 है और एक घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या 10 है। तो 3, 2, 3, 5, 10 इस तरह सदस्य। सरकार कहे कि हम एक घर के नाम पे 5 किलो अनाज देंगे, तो जिस घर में 2 लोग हैं उनका तो चलो मैनेज हो जाएगा, 2 लोग हैं चलो ठीक है 5 किलो, 2 लोग है चल रहा है। हम जिस घर में 10 लोग हैं उसके लिए 5 किलो कैसे पॉसिबल? अरे घर, मैंने पहले वो ध्यान सुनना, सरकार ये कह रही एक घर पे मैं 5 किलो राशन दूंगा। सरकार ने बोला कि हम एक घर पे 5 किलो राशन देंगे, एक घर पे, ना कि एक यूनिट पे, एक घर पे। किस पे? एक घर में। एक घर में हम 5 किलो राशन देंगे और एक घर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 2 है, वहीं एक घर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 3 है, एक घर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 5 है और वहीं एक घर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 10 है। तो सरकार ने किस आधार को माना? उसके घर को माना, उसके घर में रहने वाले सदस्यों को नहीं माना।
तो 2 व्यक्ति के लिए 5 किलो आप सुटेबल मान लेते हैं, चलो 5 किलो से उनका काम चल रहा है, पर 10 जो व्यक्ति रह रहे हैं घर में, उनका 5 किलो से कैसे काम चलेगा? तो ये न्याय हुआ या अन्याय? ये तो अन्याय है। इसमें क्या किया? ये तो भेदभाव हो रहा ना, क्या उन दोनों लोगों को ही वैस मान के सारी योजनाएं अपनी लागू कर दी। इसलिए ऐसा नहीं करती है सरकार। ऐसे सरकार ने अगर ये अनाज वितरण वाली योजना चलाई है तो उसमें भी क्या है, प्रत्येक यूनिट पे दिया है, जिसमें जितने सदस्य हैं परिवार में भाई, प्रत्येक यूनिट से उतना राशन ले जाइए, तब तो न्याय है। हाँ, सबको मिला। किसी के घर में अगर 3 व्यक्ति हैं तो उनको 15 किलो मिला, किसी के घर में अगर 10 व्यक्ति हैं उनको कितना मिल जा रहा? 50 किलो मिल जा रहा है। तो आप ओवरऑल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सामाजिक न्याय को अगर हम डिफाइन करें तो सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों की एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिससे हम जो है समाज का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ उस समाज में ना तो पक्षपात या भेदभाव जैसे इन तत्वों की जगह नहीं होती या स्थान नहीं होता है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध भी होंगे, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध भी होंगे। अगर हम उन विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध नहीं करेंगे तो फिर स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम न्याय नहीं दिला पाएंगे, जिसको बोला जाता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। उचित प्रबंधन करना भी ये अधिकार है। सरकार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि नहीं लगाती? लगाती है। संविधान में स्पष्ट इसमें लिखा है। ठीक, तो ये जो सामाजिक न्याय है इसका कॉन्सेप्ट लिखने का प्रयास करेंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे बाद में। हिसाब कर दें। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, तो आप इसको जब डिफाइन करोगे तो इसमें लिख सकते हैं, यह है सकारात्मक एवं नकारात्मक, यह है एवं नकारात्मक। अधिकारों की पृष्ठभूमि है। इसका मतलब क्या है कि सामाजिक न्याय में शामिल है वो सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार दोनों ही। तो सामाजिक न्याय सकारात्मक एवं नकारात्मक अधिकारों की वह पृष्ठभूमि है, अधिकारों की वह पृष्ठभूमि है। ठीक है, वह पृष्ठभूमि है जिसमें जिससे क्या होता है, समाज के सर्वांगीण विकास को निर्धारित करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जिससे समाज के सर्वांगीण विकास को निर्धारित करने में सफलता
प्राप्त की जा सकती है। सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसमें भेदभाव और पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं होगा। इसमें भेदभाव एवं पूर्वाग्रहों का कोई स्थान नहीं होगा। स्थान नहीं होगा। ऐसे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस का कोई भी स्थान नहीं होगा। लेकिन विशेष लोगों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। लेकिन विशेष लोगों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। विशेष लोगों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, जिसको संविधान की भाषा में बोला गया है युक्ति युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, विशेष लोगों के लिए विशेष उपबंध। युक्ति युक्त निर्बंधन या उचित निर्बंधन या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस RR, ये पढ़ा कि नहीं आपने पॉलिटिकल साइंस? ठीक है, इस लाइन को जरा समझने की कोशिश करना। दरअसल हम लोग क्या है, बिना कुछ सोचे समझे आरक्षण की बात या महिलाओं को दिए गए अधिकार या विकलांगों को दिए गए अधिकार या जो पिछड़े वर्ग हैं उनको दिए गए कुछ विशेष प्रबंध को लेकर के हम हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप कहोगे कि सर आपने तो पहले ये लिखा है कि सामाजिक न्याय की जो हम अवधारणा को लेकर के चल रहे हैं, तो इसमें स्पष्ट ये है कि इसमें आप ये कह रहे हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों की पृष्ठभूमि, चलो मान लेते हैं, ठीक है, और इससे क्या होगा, समाज का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य भी निर्धारित होगा, सफलता भी मिलेगी उसमें। आपने ये तो बताया कि इसमें भेदभाव और पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, इसका कोई स्थान नहीं है। आप कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव या पक्षपात ना का मतलब यह है कि सब बराबर, इसका मतलब सब बराबर हो गए हैं। और फिर आप ये लिख रहे हैं कि सर विशेष लोगों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं।